हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मरुरा सक्सेना। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक ने हवालात में खुदकुशी कर ली है। सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाने की घटना है। रजाई के कवर का फंदा बनाकर खुदकुशी की। पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाने में एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक हवालात में बंद था, उसने रजाई के कवर का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक नरेश उर्फ नरसी को पुलिस ने कल ही हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। हवालात में युवक के सुसाइड की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घटना की जानकारी ली गई है। श्रीगंगानगर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर यह है कि युवक ने हवालात में खुदकुशी कर ली है। सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाने की घटना है। रजाई के कवर का फंदा बनाकर खुदकुशी की। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, वजह क्या रही और इसके बाद अब क्या जांच पड़ताल में अब तक निकलकर सामने आया है? देखिए, वजह तो अभी सामने आना बाकी है, लेकिन चूंकि जिस तरह से युवक ने पुलिस हवालात में रजाई के कवर से फांसी का फंदा लगाया है, उसके बाद में न केवल पुलिस के बल्कि स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। क्योंकि मौके पर इस समय श्रीगंगानगर पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। क्योंकि कल ही इस युवक को गिरफ्तार किया गया था पुलिस के द्वारा। ये एक हत्या के एक मामले में आरोपी था और कल रात को गिरफ्तार करने के बाद जिसने अल सुबह 4 बजे के करीब बताया जा रहा है कि इसने फांसी का फंदा लगा लिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को तो अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए पूरे मामले की पड़ताल में जुट रहे हैं। अशोक, लेकिन परिजन क्या कुछ बता रहे हैं? चूंकि कल ही इसकी गिरफ्तारी हुई थी और हवालात में अगर खुदकुशी कोई भी आरोपी करता है तो ये सीधा सवाल पुलिस से पूछा जाता है, उस सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि पुलिस ने इतने बड़े हत्या के मामले में आरोपी युवक जो कि हत्या का आरोपी है, उसको इस तरह से हवालात में क्यों रखा गया, और यदि उसको हवालात में रखा गया तो उसके जो रजाई वगैरह थी उसको क्यों उपलब्ध कराएगी? क्या पुलिस के द्वारा ये कहीं न कहीं सीधी सीधी लापरवाही है कि किस तरह से हत्या के आरोपी को इस तरह से खुला नजरअंदाज किया गया, और यही वजह रही कि पुलिस के द्वारा युवक के द्वारा सुसाइड कर लिया गया। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक युवक जिस पर हत्या का आरोप था उसने हवालात में खुदकुशी कर ली। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध तेज हो गया है। आज फिर सड़कों पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उतरेंगे, मानव विकास भवन पर इकट्ठा होंगे, आक्रोश रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इलाके के मार्केट को बंद करने का आह्वान भी किया गया है। रैली और प्रदर्शन को लेकर पुलिस लिहाजा अलर्ट मोड पर आ गई है। तो बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। सर्व समाज की तरफ से भी जगह जगह, चाहे आपने देखा कि किस तरह से जयपुर हो, अलग अलग शहरों में रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक बार फिर कोटा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध दर्ज करने के लिए सड़कों पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उतरने वाले हैं। मानव विकास भवन में सबसे पहले इकट्ठा होंगे, यहां से आक्रोश रैली निकाली जाएगी। मार्केट बंद रखने का भी आह्वान इन कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। अगली खबर कोटा से ही है, जहां पर महिला से दुष्कर्म के मामले में कैथून थाने के बाहर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन के युवाओं ने रैली निकाली, प्रदर्शन किया और आरोपी फिरोज की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जानकारी के मुताबिक फिरोज पर ईंट भट्टा पर काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। तस्वीर आपके सामने है, ये रात की तस्वीरें हैं। थाने के बाहर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, आंदोलन की चेतावनी दी है, ये कहते हुए कि अगर आरोपी फिरोज को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। दरअसल आरोपी पर ईंट भट्टा पर काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है। और अगली बिग ब्रेकिंग यानी बड़ी खबर कोटपुतली से है। यहां पर विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर डाली। 2 गुटों के झगड़े में 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके से कारतूस खोल बरामद कर लिए हैं। कबरपुरा गांव के बीती रात की घटना है। कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया
और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। ये कारतूस जो इस्तेमाल किए गए हैं फायरिंग के दौरान वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। दो गुटों में झगड़े में 2 लोग घायल भी हुए हैं। इस फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, खोल और कारतूस बरामद किए गए हैं और जल्द से जल्द यहां गिरफ्तारी की बात वही कही जा रही है, यानी कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द पुलिस कर सकती है। कबीरपुरा गांव में बीती रात ये घटना घटी है। बीकानेर से सड़क हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डूंगरगढ़ में 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई। आगे पीछे चल रहे 2 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक चालक समेत घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे 11 पर कोर्ट के सामने यह हादसा हुआ है। श्री डूंगरगढ़ पुलिस पहुंची है, यातायात को सुचारू किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे से जुड़ी हुई है, जहां पर श्री डूंगरगढ़ में 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत। आप तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कितना जबरदस्त यह हादसा रहा होगा। आगे क्या पूरा पुरकच्चा ट्रक का उखड़ चुका है। दो ट्रक आपस में भिड़ंत और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई ये भीषण हादसे की गवाही दे रही हैं। एक ट्रक का जो आगे का हिस्सा है पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, या यूं कहें कि ट्रक के परखच्चे उड़ चुके हैं। सिरोही से बड़ी खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल देवेंद्र रावल आखिरकार सरेंडर करने जा रहा है। मारपीट और अपहरण मामले में देवेंद्र फरार चल रहा था। सिरोही पुलिस जगह जगह उसे तलाशने के लिए दबिश दे रही थी। कई टीमें सर्च अभियान चला रही थी, लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि सिरोही एसपी के सामने दोपहर के बाद कांस्टेबल देवेंद्र रावल सरेंडर करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से सिरोही में मारपीट और अपहरण के मामले में फरार चल रहा कांस्टेबल देवेंद्र अब सरेंडर करने वाला है। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल देवेंद्र रावल आज दोपहर के बाद सिरोही एसपी के सामने समर्पण करेगा। कांस्टेबल देवेंद्र रावल मारपीट और अपहरण मामले में फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में जगह जगह पुलिस दबिश दे रही थी। उदयपुर में बेकरिया थाना पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। इनकी गिरफ्तारी सिरोही और पाली से की गई है। साथ ही आरोपियों से लूटी हुई बाइक, मोबाइल, नकदी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। 25 मार्च को देवाराम गरासिया ने अपहरण, लूट और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। फिलहाल इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ में और कई बड़े वारदात के खुलासे की संभावना जता रही है। यानी हो सकता है कि और भी कई लूटपाट की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया हो। ये 3 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी और एक बड़ी सफलता के तौर पर पुलिस का माना जा रहा है। गिरफ्तारी सिरोही और पाली से हुई है। खाटू श्याम के भक्तों के लिए बड़ी खबर सीकर से है। दरअसल आज रात खाटू श्याम जी मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं। रात 9:30 बजे से बंद होंगे मंदिर के कपाट। कल शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे, यानी कि अब कल शाम 5 बजे के बाद ही श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल पूजा अर्चना और तिलक श्रृंगार के लिए मंदिर को बंद रखा जाएगा। तो महत्वपूर्ण खबर तमाम खाटू श्याम भक्तों के लिए जो मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो खबर जरूर देख लें। आज 9:30 बजे कपाट बंद होंगे। कल शाम 5 बजे के बाद श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। श्री सांवरिया सेठ के लिए भक्तों ने पिटारा खोल दिया है। सांवरिया जी के भंडारे से अब तक 22 करोड़ का दान निकला है। अभी तक नोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है। चिल्लर और मनी ऑर्डर के गणना शेष बची है, यानी कि बाकी बची है। इस बार रिकॉर्ड बनने के आसार नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवरिया सेठ मंदिर में भक्तों ने अपने खजाने खोल दिए हैं। 4 दिन से सांवरिया सेठ मंदिर के भंडारे की गिनती की जा रही है। 22 करोड़ का दान अब तक गिना जा चुका है, लेकिन अभी तक नोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है, जबकि चिल्लर और मनी ऑर्डर की गणना अभी बाकी है। ऐसे में इस बार रिकॉर्ड बनने के आसार हैं। बता दें कि इस बार दिवाली के 2 महीने बाद सांवरिया सेठ का भंडार खोला गया है।
श्रीगंगानगर में इस बार सर्दियों ने देरी से दस्तक दी है, लेकिन अब जब दिन और रात के तापमान में गिरावट होने लगी है तो ठंड का एहसास भी बढ़ने लगा है। जिले में तापमान दिन का तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस तो रात का तापमान लगभग 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर के मौसम के मिजाज का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में इस बार सर्दियों ने काफी देरी से दस्तक दी है। अब चूंकि दिसंबर महीना शुरू हो चुका है तो ऐसे में ठंड की जो एहसास है वो भी काफी तेज हो गया है। सुबह शाम के वक्त काफी तेज ठंड होती है और यदि तापमान की बात की जाए तो श्रीगंगानगर में रात का तापमान तकरीबन 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। अब चूंकि ठंड की सुगबुगाहट काफी तेज है, ठंड का एहसास काफी तेज है, तो ऐसे में लोगों की जो दिनचर्या है उसमें भी अब बदलाव आने लग गया है। लोग अब ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। अभी से हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के मटका चौक पर मौजूद है और मटका चौक की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, हालांकि कहीं पे भी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में फॉग नहीं है, लेकिन चूंकि सुबह और शाम के वक्त ठंड काफी बढ़ गई है। रात का टेम्परेचर लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए, इस बदलते हुए मौसम की मार से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। चूंकि चिकित्सकों ने भी सलाह दी है, चूंकि इन दिनों बदलते हुए मौसम की वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओपीडी काफी ज्यादा है, तो डॉक्टर्स का कहना है कि इस बदलते हुए मौसम के दौरान खास सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से बचा जा सके। अब तो मौसम बढ़िया है, ठंडा हो रहा है, पूरा ठंडी हो रही है, 2-3 दिन हो गए, पहले नहीं थी अब हो रही है। तो आपने बचाव का पूरा इंतजाम किया होगा? बिल्कुल करके चलना पड़ता है इंतजाम का। देखिए जरूरी भी है, क्योंकि इनको देखिए ये सुबह सुबह निकलते हैं तेज ठंड में। बचाव के लिए इन्होंने न केवल जैकेट पहनी हुई है बल्कि हाथों में ग्लव्स और पूरा मफलर लगाया हुआ है। बाकी फॉग की तो कोई दिक्कत नहीं है अभी? ना, ऐसा कुछ नहीं है अभी फॉग नहीं है, अभी नहीं है। और अब बात डेंगू की करते हैं। दरअसल कोटा में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोटा में लगातार दूसरे दिन 2 और मरीजों में डेंगू पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक यहां डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 432 तक पहुंच चुका है। सर्दी बढ़ने के साथ ही डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होने लगा है। डेंगू की रोकथाम के लिए शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में सर्वेकल लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों को लेकर एसजीपी और ब्लड के लिए मरीजों और उनके परिजनों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इसके लिए ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर निर्मला शर्मा ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। लेकिन बावजूद इसके डेंगू का कहर थम नहीं रहा। मौसम बदल चुका है, ठंड की दस्तक हो चुकी है, लेकिन डेंगू के हर रोज मरीज सामने आ रहे हैं। 2 और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर यानी बिग ब्रेकिंग अलवर से है, जहां पर आरआर कॉलेज परिसर के पास 5 दिन से पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आखिर वन विभाग के कैमरे में पैंथर की फोटो कैद हो पाई है। पेड़ पर लगाए गए ट्रैपिंग कैमरे में पैंथर की मूवमेंट कैद हुई। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये देखिए फोटो नजर आ रही है आपको। 5 दिन से छका कर रख दिया है वन विभाग को इस पैंथर ने। लगातार कभी ट्रैपिंग कैमरे यूज हो रहे हैं, पिंजरा लगाया गया है, पिंजरे में तो कैद नहीं हो पाया, लेकिन ट्रैपिंग कैमरे में आखिरकार ये इसकी पहली फोटो कैद हुई है, जहां पर मूव करता हुआ यानी चहलकदमी करता हुआ पैंथर आपको नजर आ रहा है। पिछले 5 दिन से आपको बता रहे हैं आरआर कॉलेज परिसर में इस पैंथर के मूवमेंट की वजह से लोग दहशत में हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं। जो कॉलेज परिसर में लोग रहते हैं, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर लिहाजा रोक लगा दी गई है ताकि सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी भी है। हालांकि वन विभाग कोशिशें कर रहा है, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब अब तक नहीं हुई। सिर्फ अब एक फोटो जरूर कैप्चर हो पाया है। कॉलेज कैंपस का जो एरिया है ये 50 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। काफी कॉलेज के चारों तरफ घना जंगल है, जिसमें नीलगाय हैं, सुअर है, सांबर हैं, डॉग्स हैं, इस तरह की मतलब एनिमल्स यहाँ हैं
और इसके अलावा पानी के भी 4-5 पॉइंट्स यहाँ बने हुए हैं जिनमें पानी है। तो पैंथर यहाँ 3-4 दिन से हम देख रहे हैं रेगुलर यही उसका मूवमेंट है। रात्रि के समय आता है, हमने एक पिंजरा भी लगा रखा है, लेकिन पिंजरे के पास आके वो चला जाता है, अंदर नहीं घुसने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली से है। आज दिल्ली में मौजूदगी है भजनलाल शर्मा की और आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। खास तौर पर ईआरसीपी को लेकर बैठक कर सकते हैं, चूंकि एक बड़ी सौगात ईआरसीपी की राजस्थान के लोगों को मिलने जा रही है और ये दावा लगातार करती रही है सरकार की 1 साल के अंदर हमने ये संभव कर दिखाया जो सालों से अटका हुआ था। एक भव्य कार्यक्रम भी होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है राजस्थान में और ईआरसीपी का उसमें लोकार्पण होगा। इसी मुद्दे को लेकर यानी ईआरसीपी योजना को लेकर बैठक कर सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस बाबत कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। यहां से फिर वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी आज मुंबई में रहने वाली है। बीजेपी के लिए खास दिन है, बड़ा दिन है। महायुति सरकार का गठन और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। उनके शपथ ग्रहण में तमाम गणमान्य बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी रहेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी आमंत्रित किए गए हैं। बीजेपी विधायक एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के 2 विधायकों के बयान सामने आए जिसमें वो अधिकारियों को चेतावनी देते हुए दिखे। मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना ने कहा कि काम में घोटाला करने पर ट्रैप करवा दूंगा, तो वहीं दौसा के महवा विधायक ने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक भी जगह अगर गड़बड़ चला हुआ तो मैं डायरेक्ट अपने कार्यकर्ता को बोल के पैसे देने को ट्रेन कराऊंगा, नौकरी खत्म पड़ जाएगी। ध्यान जितने ज्यादा गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हो मेरे को सब पता है। और एक भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप अपने आप बोल दो कि ये देखो यहाँ पे जाना है। हमने एक भी कर्मचारी को चेंज नहीं किया क्या? पिछली सरकार में आप लोग थे, अभी कुछ ये जैसे मंच में बैठे 2-4-5 कर्मचारी आप लोगों से खेल करके 5-7 अधिकारी बड़े-बड़े हैं, वो वही लोग नए चेंज हुए। बाकी सचिव साहब, पटवारी साहब, जितने छोटे अधिकारी सब लोग वही। हमने सोचा कि राज चेंज होने के बाद हम चाहे तो आप सब लोगों को चेंज कर सकते, लेकिन हम लोगों ने पिछली बार भी आप लोगों को कहा था, मोदी जी ने ये कहा था कि जो अधिकारी कर्मचारी उन लोगों से प्रेम से काम लें। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल आज से नहीं, तब मैं प्रधान हुआ करता तब से सख्त इसका विरोध में रहा हूँ। इसलिए कई बार मेरे को शिकायतें सुनने को मिलती है कि चाहे जेईएन हो, चाहे एईएन हो, चाहे अन्य कोई अधिकारी हो, छोटी मोटी चीजें मेरे पास आती हैं कि साहब वो बगैर पैसे काम नहीं कर रहे। ये सारी परंपराएं भी अपन को खत्म करनी पड़ेगी। पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारे राज में ये सिस्टम बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। एसडीओ साहब, आप स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दें आपके अधीन सारे कर्मचारियों को, किसी विभाग के कहीं भी कोई भी अगर प्रूफ सहित कोई बात आई पैसे की तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सचिन पायलट बुधवार को टोंक विधानसभा के दौरे पर रहे। यहां दोपहर में पराना गांव में किसान रामस्वरूप चौधरी के घर पर खाना खाया। पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र के बरौनी, गोविंदपुरा, हथौना, शुक्लपुरा, पराना, सीतारामपुरा, मंडावर, भाची, चराई, चिमनपुरा गांव का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत करते हुए नजर आए। जगह जगह लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सचिन पायलट ने सुनी है। और अब आपको लिए चलते हैं डूंगरपुर, जहां पर उच्च शिक्षा अब राम भरोसे नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं, डूंगरपुर की जमीनी हकीकत कह रही है। कॉलेज में लेक्चरर के 80% पद खाली हैं और पढ़ाई पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। यह खास रिपोर्ट में वहां की हकीकत को समझिए। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा बदहाल, शिक्षकों की कमी से जूझ रहा एसबीपी, 65 व्याख्याताओं के पोस्ट खाली, 19 में से 9 सब्जेक्ट के नहीं हैं लेक्चरर। यूं तो सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये दावे खोखले नजर आते हैं। आलम यह है कि कॉलेजों में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए लेक्चरर ही नहीं है।
जिले के सबसे बड़े एसबीपी कॉलेज में हर साल 8000 स्टूडेंट रेगुलर एडमिशन लेते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल समेत सिर्फ 16 लेक्चरर ही पोस्टेड हैं, जबकि कॉलेज में लेक्चरर्स की 85 पोस्ट सैंक्शन है। हालात यह है कि कई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं है, उन विषयों में पढ़ाई पूरी तरह चौपट है। बड़ी खराब स्थिति, पोस्ट तो लंबे समय से खाली चल रही है। 81 सैंक्शन पोस्ट है, उसमें से मात्र 16 पोस्ट भरी हुई है और 16 पोस्ट के साथ में 2 लोग तो डेपुटेशन पे हैं, तो 14 लोग ही इस महाविद्यालय में कार्यरत हैं और इस महाविद्यालय के साथ में हमको 4 महाविद्यालय और चलाने पड़ रहे हैं। एसबीपी कॉलेज में 16 लेक्चरर पोस्टेड हैं, लेकिन इनमें से 2 लेक्चरर डेपुटेशन पर दूसरी जगह लगा दिए गए हैं, जबकि पहले से वैकेंट पोस्ट की भरमार है। ऐसे में कॉलेज में सिर्फ 14 लेक्चरर ही कार्यरत हैं। एसबीपी कॉलेज के अधीन जिले के गामड़ी देवल, गामड़ी हाड़ा कॉलेज भी हैं। ऐसे में प्रशासनिक कामों की वजह से इन लेक्चरर्स की ड्यूटी भी लगाई जाती है। कॉलेज में 19 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से 9 सब्जेक्ट में एक भी लेक्चरर नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, लोक प्रशासन, EFM, ABST, भूगर्भ शास्त्र जैसे सब्जेक्ट में एक भी लेक्चरर नहीं है। एसबीपी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तुषार ने बताया कि कॉलेज में लेक्चरर्स के खाली पदों को भरवाने के लिए वे 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी की सरकार को कई ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन खाली पदों को नहीं भरा जा रहा। कई बार ज्ञापन भी दिए हैं पूर्व कांग्रेस सरकार को भी। जब मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जब दौरे पे आए थे तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। इसके बाद जबकि वर्तमान सरकार में भाजपा की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री जी जब यहाँ दौरे पे आए थे तो हमने कई बार ज्ञापन के मार्फत से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस मांग को लेकर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में धरातल पर दिख रही हकीकत सरकारी दावों को पलीता लगाती नजर आ रही है। सालों से छात्र संगठन व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब देखना होगा कि सरकार आदिवासी अंचल के युवाओं की इस जायज मांग को कब तक पूरा करती है। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।